वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। कक्षा 10 में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन। इस बार हम पढ़ेंगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन, यानी अगर कुछ प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध या दो से अधिक प्रतिरोध, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। पिछले में पढ़ा था श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर पढ़ेंगे समांतर क्रम में जो अगर जोड़ा जाए तब क्या होगा। एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपके एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है एग्जाम में, वो चाहे चित्र वाला क्वेश्चन हो चाहे सीधे फॉर्मूले पर हो, ठीक है ना। तो आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, जो भी पढ़ाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा और अच्छे ढंग से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं समांतर क्रम में, तो हम क्या करते हैं, 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध है, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने की बात की गई है। तो समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है, तीनों का जो एक सिरा है एक ही स्थान पर जुड़ा हो, क्योंकि हम लोगों ने श्रेणी क्रम में पढ़ा था क्या कि यहाँ खत्म हो रहा था, यहाँ से दूसरे वाले को जोड़ देते, फिर अगले वाले को जोड़ देते। लेकिन जब समांतर क्रम की बात की गई है तो समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक साथ रहेगा, दूसरा सिरा फिर एक साथ कर लिया जाएगा, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेल से जोड़ देते हैं प्लस माइनस, और यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, ठीक है ना। अब इन प्रतिरोधों के लिए मान लेते हैं ये R1 है इसका प्रतिरोध, इसका मान लेते हैं R2 है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R3 है, और इसके लिए हम मान लेते हैं इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो विभवांतर रहेगा इसके सिरों के बीच, क्योंकि विभवांतर का मतलब हम लोग जानते हैं विभव का अंतर। तो एक जो प्रतिरोध हमारा ये है, इस प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा, मान लीजिए अगर V है, ठीक है, तो इसका क्या अलग हो जाएगा, इसका भी तो वही होगा, क्योंकि बिंदु विभवांतर मतलब बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। तो जो ये दोनों बिंदु है वही तो दोनों बिंदु ये भी रहेंगे, दूरी तो उतनी ही रहेगी, इसलिए इसका अगर V मानते हैं तो इसका भी V मानना पड़ेगा। यहाँ पर V1 V2 V3 नहीं कह सकते हैं, यही बात ध्यान रखना है। तो ये इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तीनों के लिए विभवांतर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और टोटल विभवांतर भी हमारा V रहेगा, बैटरी का, सेल का। बात समझ आई। इसे हम V1 या इसे V2 इसे V3 नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये विभवांतर निकाल रहे हैं, और विभवांतर मतलब विभव का अंतर, यानी दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। दो बिंदुओं के अंतर अगर यहाँ पर V1 मान लेते तो यहाँ पर V2 कैसे होगा, यहाँ पर भी तो वही होगा, चाहे वो V1 हो चाहे V2 हो चाहे V हो, केवल जो भी मानेंगे तीनों के लिए बराबर ही मानना पड़ेगा हमको, ठीक। चलिए मान लेते हैं इस सेल से धारा I बह रही थी, ये धारा I बहते हुए जब जाती है तो यहाँ पर अब देखिए 3 रास्ता मिल गया, ये 3 जगहों पर बट जाती है। तो मान लेते हैं इसमें धारा I1 चली जाती है, इसमें मान लेते हैं I2 चली जाती है, और मान लेते हैं इसमें I3 चली जाती है। क्योंकि जब धारा बहते हुए जाती है और जैसे ही 3 तार बट गए, 3 दिशाओं में अलग अलग चले गए, तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसमें I1 इसमें I2 इसमें I3 हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ की बात करें तो ये I1 जाते हुए यहाँ पर भी पहुँचेगा, इसकी बात करें I2 हो जाएगा, यहाँ बात कर ले तो I3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मिलेंगे तीनों I1 I2 I3 मिल जाएगा, तो फिर ये I हो जाएगा। क्योंकि सेल के एक सिरे से जितना भी अगर I धारा बहे तो दूसरे सिरे पर भी I धारा ही पहुँचती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को, ठीक। चलिए अभी थोड़ा थ्योरी लिखाएंगे, और पहले हम कुछ चीज़ें वो सॉल्व कर लें। चलिए हम क्या करते हैं, ओम के नियम से, ओम का नियम हम लोग जानते हैं क्या, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता कि नहीं होता। ओम के नियम V इक्वल टू IR से इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। इस फॉर्मूले का अगर हम प्रयोग करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू I1 R1, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से I1 का मान निकालें, या डायरेक्टली हम लिख लेते हैं I1 इक्वल टू कितना, V अपान R1। यहाँ से I इक्वल टू V अपान R, तो V अपान R1। I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपान R2 लिख सकते हैं। I2 मतलब ये, और विभवांतर इसके लिए V था और बटे R2, और I3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपान R3। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आसान आप लोग के लिए बना दे रहे हैं, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी, ठीक। क्या किया जाए, पहले
आप लोग ये चित्र बना लीजिए और चित्र बनाने के बाद थ्योरी लिखाते हैं और जिस तरह से भी बताए थे इसको आसान और बना देते हैं, दूसरे प्रकार से लिखाएंगे। ठीक है, तो चित्र बनाइए जल्दी से। चलिए इसमें लिखिए, चित्र बन गया होगा, नहीं बन पाया तो पॉज करके बना लीजिए। लिखिए, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़े गए हैं। माना इनके सिरों के बीच विभवांतर भी है। माना इनके सिरों के बीच विभवांतर भी है, कैपिटल भी। माना सेल से धारा I प्रवाहित हो रही है। माना सेल से धारा I प्रवाहित हो रही है जो इन प्रतिरोधों में I1 I2 I3 में बट जाती है। I1 I2 I3 में बट जाती है। अतः I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1 नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए कैसे। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कैसे, क्योंकि धारा I ही तो बह रही थी। धारा I बहते बहते जब पहुँचती है यहाँ पर तो ये 3 भागों में बट गई, तो इसका मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो I के बराबर ही होना चाहिए था, इसलिए हम I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे ओम के नियम V इक्वल टू IR से। ठीक है, यहाँ से अगर I1 इक्वल टू सोचें तो I1 इक्वल टू V अपान R1। हम I1 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि समीकरण 1 में देखिए I1 है, I2 है, I3 है, इसलिए हमें I1 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए I1 निकाल रहे हैं। ठीक है, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R2 और I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपान R3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये ओम के नियम से हमने लिखा। ठीक, हम कहेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ध्यान दीजिए, तुल्य प्रतिरोध का मतलब इन तीन प्रतिरोध मान लीजिए नहीं है, एक प्रतिरोध अगर होता और उसका मान कितना होता, कैपिटल R होता, तब हम I इक्वल टू V अपान R लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। ये भी ओम का ही नियम है। I का मतलब ये वाली धारा, V का मतलब क्या, विभवांतर, तो विभवांतर V है, और R का मतलब तुल्य प्रतिरोध है। तो हमने क्या माना, ये 3 प्रतिरोध नहीं था, यहाँ पर एक प्रतिरोध था, उसका मान कितना था, R था, तब की कंडीशन में ये था। ठीक है, हम कहेंगे इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखिए, चलिए चित्र को हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बना चुके होंगे पहले ही। समीकरण 1 में रखिए, I के स्थान पर रखेंगे तो V अपान R, ठीक है, V अपान R1 प्लस V अपान R2 और प्लस V अपान R3, इसी में हमने मान रख दिया इन सभी चीज़ों का। ठीक, चलिए इसे लिख सकते हैं V अपान R, इधर से V कॉमन ले लीजिए तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। V से V कट जाएगा, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या किया जाता है, 1 के बटे में करके जोड़ लिया जाता है। यानी 1 अपान R प्लस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और जब श्रेणी क्रम में होता है तो सीधे सीधे उसको जोड़ लिया जाता है, यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, ये आप लोग को दोनों आर्टिकल पढ़ा दिया गया। अब इसका हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पर करा देते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। लिखिए, चित्र के परिपथ आरेख में
चित्र के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। पहला पाठ लिखिए। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा दूसरा पाठ, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तीसरा पाठ, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से लिख लेते हैं जो इन्होंने दिया है क्वेश्चन में। यहाँ लिखा R1 R2 R3 और यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर I1 I2 और I3। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। जो दिया गया पहले लिख लेते हैं। R1 इक्वल टू कितना कहा है 5 ओम, R2 इक्वल टू कितना कहा क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में R2 का मान कितना 10 ओम और R3 का मान कितना 30 ओम, V का मान कितना 12 वोल्ट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहे हैं पहला पार्ट कहा इन्होंने प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, मतलब एक प्रतिरोध अगर ये है तो इसमें धारा कितनी बह रही ये हमें बताना है। तो ओम का नियम हम लोग जानते हैं, I1 इक्वल टू क्या V/R1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब कोई बच्चा कहेगा सर V1/R1, अरे V1 हम क्यों लिखें, क्योंकि जब समांतर क्रम में है तो इसका जो विभवांतर रहेगा वही इसका भी रहेगा, वही इसका भी रहेगा और वही हमारा बैटरी का भी रहेगा। तो हम V1 नहीं कह सकते यहाँ पर। श्रेणी क्रम में V1 V2 V3 होता, लेकिन समांतर क्रम में V रहेगा, वो V1 V2 V3 नहीं बन पाता है। तो I1 इक्वल टू V/R1, V का मान 12 और R1 का मान कितना है 5, तो 12/5 यानी 2 अगर भाग करें 5 दूना 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी कितना एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे I2 इक्वल टू V/R2 लिख सकते हैं और V का मान 12 और R2 का मान 10 यानी 1.2 एम्पियर। ठीक, और हम कह सकते हैं I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R3 और V का मान कितना 12 और R3 का मान कितना 30, तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अगर भाग का दिया जाए तो आ जाएगा। ये 3 से भाग कीजिए, 3 चौक 12, 10 बचा है नीचे, भाग करेंगे 10 में खसक जाएगा। तो पहला पार्ट सॉल्व हुआ। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी कुल विद्युत धारा कितना है ये पूछ रहे हैं। तो इसे तो 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। एक ये कह सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3, क्योंकि I1 I2 I3 का मान पता है तो हम रख करके हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। 2.4 प्लस 1.2 और प्लस 0.4 कितना हो जाएगा। देखिए 10 लोग बाद एक अंक है समय, तो 10 लोग टेंशन छोड़कर वैसे जोड़ लीजिए। 24 12 कितना हो जाएगा, 24 और 12 36 4 40। ठीक है, बस आंसर हो गया 4 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका हम और आपको बता रहे हैं। ठीक है, चित्र मिटा दें। अगर नहीं बना पाए होंगे चित्र तो बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। और वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। और जितने नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। सीरियल से पढ़ाया गया है। ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, जल्द ही ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसका एक दूसरा तरीका भी हम बता रहे हैं, क्योंकि पहले हम तीसरी पार्ट करते हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछ रहे हैं, मतलब थर्ड पार्ट इसका। अब कुल प्रतिरोध पहले ये देखिए, यहाँ पर कितने प्रतिरोध थे 3। तीनों प्रतिरोध कैसे थे, समांतर में कि श्रेणी क्रम में। हम कहेंगे चूंकि R1 R2 R3 समांतर क्रम में है,
समांतर क्रम में हैं। इसलिए सूत्र क्या जानते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 और प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। एक बात और बता दें आप लोग को, जैसे इस क्वेश्चन को देख करके हमें समझ में आ गया कि समांतर क्रम में है। जो एग्जाम में आते कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो देखने पर तुरंत समझ नहीं आता समांतर में है कि श्रेणी क्रम में है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवाएंगे। लेकिन अभी टॉपिक पढ़ाते वक्त कुछ इजी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। चलिए मान रखिए 1/r इक्वल टू 1/r1 का मान 5, 1/10 और 1/30। R1 R2 R मान रख दिया। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 30, ठीक है। 5 6 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10/30, यानी कैंसिल कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 1/3, ये 1/r। तो r इक्वल टू कितना, 3। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 3 ओम आ गया। जब तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ गया तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और जो लगाने के लिए कह रहे थे, I इक्वल टू V/R लगाइए। V का मान 12, R का मान कितना, 3 3 चौक 12, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट इस तरीके से भी लगाया जा सकता था और इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। कोई अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट में करके बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग लगाने के लिए लिखिए R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम, R5 बराबर 60 ओम। ये सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन्हें 12 वोल्ट के सेल से जोड़ा गया है। 12 वोल्ट के सेल से जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध तथा कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध तथा कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये लगाइएगा आप लोग, लगाकर कमेंट करके हमको बता दीजिएगा लग गया कि नहीं लग गया, और आंसर कितना है ये भी बताइएगा। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।